हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। इसके बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। जो मेंस का टॉपिक है उसको हम अध्ययन नहीं करेंगे। 4 भागों में विभाजित कर लीजिए एक पेज को। पहले में विषय वस्तु, दूसरा में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तीसरा में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और चौथा में अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आइए इसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कि भारतीय संविधान के कहां इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, कितना सुप्रीम कोर्ट है, किस तरह से हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है, न्यायाधीशों का नियुक्ति किस तरह से होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गठन का प्रावधान। गठन का प्रावधान, आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्णन कहां पर किया गया है, इसको तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 124 इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। यही 124 में आप 90 जोड़ेंगे तो 214 ये आपका हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रावधान कहां पर किया गया है। तो अनुच्छेद 124 इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, जबकि हाई कोर्ट इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में। संरचना देखिए किस तरह से संरचना है, अर्थात कितना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके अलावा इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो संरचना और संख्या में देखिए, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, जबकि 33 वर्तमान में अन्य न्यायाधीश स्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट है आपका एक, इस एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ये इनकी संरचना है। जबकि उच्च न्यायालय आप देखेंगे तो 25 उच्च न्यायालय है, जबकि इनमें न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा, तो जितने भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज रहता है, जो भी केस पेशी, इसके अलावा जो भी जिनको न्याय चाहिए, इसमें काफी देरी होती है, क्योंकि भारत में कुछ न कुछ हमेशा आप देखेंगे अनैतिक कार्य हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, सभी के केस चलते रहते हैं और काफी लंबे टाइम तक वह केस चलते रहता है और जिनके ऊपर अन्याय हुआ रहता है उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसी के आधार पर संख्या की बढ़ोतरी की जाती है, ताकि सही समय पर उन व्यक्तियों को न्याय मिल सके जिन पर अन्याय हुआ है। तो यह हुआ आपके संरचना और संख्या के बारे में। तो अधीनस्थ न्यायालय में भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि उसकी संख्या कितनी होगी। अधीनस्थ न्यायालय से आशा है जो आपका जिला न्यायालय रहता है, जिले में जो न्यायालय रहता है वह आपका अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, आखिर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। यही आप देखेंगे हाई कोर्ट में भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन
राज्यपाल से परामर्श और बातचीत जरूर किया जाता है मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह हुआ आपका नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति भी हुआ है, तो निश्चित रूप से यही जिनकी नियुक्ति किए हैं वे अपना त्याग पत्र उनको सौंपेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वे अपना त्याग पत्र भारत के अपने राज्यों के राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, जो नियुक्ति कर रहे हैं उनको अपना त्याग पत्र सौंप रहे हैं। शपथ देखिए, आखिर शपथ किस चीज का लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वे संविधान के संरक्षण का शपथ लेता है। सुप्रीम कोर्ट में ही आप जितने भी जिस तरह से आप पढ़े हैं, मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो यह संरक्षण का शपथ लेता है, जबकि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के जो सदस्य होते हैं अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। याद रखिएगा, पद और गोपनीयता का शपथ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा लिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा संविधान के संरक्षण का शपथ लिया जाता है। तो ये हुआ शपथ। न्यायालय संख्या, तो सुप्रीम कोर्ट अभी वर्तमान में एक है जो दिल्ली में स्थित है। 25 आपका हाई कोर्ट है। देखिए 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हाई कोर्ट का प्रावधान वर्तमान में संख्या आप देखेंगे तो 25 है, जिसमें नवीनतम अमरावती है। तो 25 है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2 राज्यों का एक स्थान पर होगा। जैसे महाराष्ट्र में बंबई जो है उसमें आपका गोवा का भी है, दमन और दीव का है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लक्षद्वीप का भी है, कोलकाता का दूसरे से संलग्न है। इसको आपको ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा 25 न्यायालय कहां पर है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। जो 28 आपके राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश पर स्वयं का उच्च न्यायालय है। कौन कौन सा है? एक तो दिल्ली है और दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। 28 राज्यों में से जो 23 बचे, तो 23 राज्यों में अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है और कुछ ऐसे भी न्यायालय हैं जो संयुक्त रूप से है। जैसे अभी बंबई के देखिए, गोवा इसमें संलग्न है। आप बताइए छत्तीसगढ़ में जो न्यायालय स्थापना है कौन से क्रम का है और किस वर्ष उस न्यायालय की स्थापना की गई है, जो आपका हाई कोर्ट है बिलासपुर में। बताइए कौन से क्रम का है। लाइव चैट में देख रहे होंगे तो लाइव चैट में बताइए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। याद रखिएगा, पूछा जाता है तो 19वां क्रम का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है वह 19वां क्रम का है, आपको याद रखना पड़ेगा। यह हुआ न्यायालय की संख्या, त्याग पत्र। जबकि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालय सभी जिलों में आपको देखने को मिलता है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि कितना इसका निर्धारित होगा। अगला देखिए योग्यता। आखिर
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए या 10 वर्ष तक आप अधिवक्ता हो, वकालत किए हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। वहीं आप हाई कोर्ट के अगर मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? लोअर कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होनी चाहिए या 10 वर्ष तक आप अधिवक्ता किए हो, वकालत किए हो। वहीं आप देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय में 7 वर्ष तक अधिवक्ता अगर रहते हैं तो आप उसके मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये हुआ आपकी योग्यता के बारे में। इसके अलावा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये आप शुरू से पढ़ते आते हैं कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है। कार्यकाल देखिए तो 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिनकी योग्यता आप पूर्ण करते होंगे। 65 वर्ष है, 62 वर्ष है और 60 वर्ष है। 65 वर्ष आपका सुप्रीम कोर्ट का है, 62 वर्ष हाई कोर्ट का है और 60 वर्ष आपके अधीनस्थ न्यायालय का है। ठीक है। तो 65 वर्ष की आयु तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय 65, 62 और 60 आप याद रखिएगा अधिकतम आयु है। वेतन कितना है तो इसके बारे में आप सभी को बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है जबकि अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। वही जो अन्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश का है, जबकि अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 है। और यही अन्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं उसमें से अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों का 2,25,000 ये उनका वेतन है। ठीक है। जो आप ये आपका दोनों है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय इसके द्वारा राज्य विधानमंडल या राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला देखिए पद मुक्ति। तो पद मुक्ति क्या है? स्वयं त्याग पत्र दे दे, जिसकी नियुक्ति की गई है वे अपना उनको त्याग पत्र देते हैं। पहला यह हुआ पद मुक्ति। दूसरा आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तीसरा महाभियोग, यदि वे संविधान के अंतर्गत रहकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जिनको अन्याय मिला है और सही तरीके से अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब की स्थिति में लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो जब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है उसी तरह आपके हाई कोर्ट का भी रहेगा और अधीनस्थ न्यायालय का भी रहेगा। ठीक है। त्यागपत्र, मृत्यु और महाभियोग। अगला देखिए अधिकार, क्या क्या इनको अधिकार मिले हैं, ये पूर्णतः आपके मेंस का टॉपिक है। ठीक है। और कुछ मेंस के टॉपिक थे जिनको स्किप कर दिया गया है। तो देखिए पहला मूल अधिकार, आप मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हैं कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दोनों आपके मूल अधिकार से संबंधित संरक्षण का कार्य करता है। अगला क्या है? अपीली अधिकार। मान लीजिए आपको हाई कोर्ट के द्वारा कुछ न्याय के लिए जो भी आपको सुनाया गया है, यदि आप उस न्याय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसी तरह जिला न्यायालय में जो आपको सुनवाई की गई है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। तीसरा रिट अधिकार।
आप सभी पढ़े हैं 5 रीट अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि हाई कोर्ट 6 रीट जारी करता है, 5 वही है, एक समादेश और एक्स्ट्रा रहता है। इसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। अगला देखिए अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है, तो समझिए अभिलेख न्यायालय को, ये आपका महत्वपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ चोरी करता है, ठीक है, तो आपके देखिए 25 हाई कोर्ट हैं, उसमें से किसी एक न्यायालय में यह कहा जाता है कि जो चोरी व्यक्ति करेगा उसे सीधा 10 वर्ष की सजा होगी, ठीक है। कोई नॉर्मल सी जो व्यक्ति है, कोई सभी मामूली चोरी करता है, वही एक हाई कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो प्रत्येक हाई कोर्ट, जितने और 24 शेष हाई कोर्ट हैं, उनको भी यह मानना पड़ेगा कि उस राज्य में भी अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके अभिलेखीय न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई भी एक हाई कोर्ट जो निर्णय देगा जिस गुनाह के लिए, उसी तरह बाकी जो शेष न्यायालय हैं वे भी उस गुनाह के लिए उसी प्रकार की सजा का प्रावधान करेगा। अगला देखिए पुनर्विलोकन की शक्ति है, ठीक है। पुनर्विलोकन की शक्ति है कि मान लीजिए हाई कोर्ट को कोई सुनवाई दी जाती है और हाई कोर्ट सुनवाई करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो हाई कोर्ट सुनवाई किया है वह कानून के दायरे में नहीं किया गया है, तब की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विलोकन कर सकता है। उसी तरह हाई कोर्ट भी अगर लगता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है सही तरीके से संविधान में रखते हुए उस व्यक्ति पे सुनवाई नहीं की गई है तो पुनर्विलोकन कर सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। ये आपका तुलनात्मक रूप से हुआ। जो इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, देख लीजिए इसको भी, वह कोलेजियम पद्धति के आधार पर होता है, ठीक है। मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वे कोलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। एक पीठ तैयार किया जाता है, समूह बोलना चाहिए, उसके बाद उन सदस्यों में से किसी एक को न्यायाधीश बनाने के लिए राष्ट्रपति से वार्तालाप की जाती है। तो कोलेजियम पद्धति में क्या है, एक तरह से परंपरागत रूप से अपने में से ही किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। जो महाभियोग की प्रक्रिया है लोकसभा एवं राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो महाभियोग में समझ लीजिए लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में अगर महाभियोग ला रहे हैं तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों की हस्ताक्षर होनी चाहिए। जब एक जगह से प्रस्तुत होने के बाद पारित हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जितने भी उपस्थित जनसंख्या रहेंगे उसमें से 2/3 अगर कह देता है कि वह वास्तव में संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य नहीं किया है और महाभियोग पूर्ण हो जाता है, कितने तिहाई पर, 2/3 तिहाई पर, जो आधे से अधिक होनी चाहिए, जो कुल आपके संसद में लोकसभा और राज्यसभा में है उसमें से आधे से अधिक लोग अगर कह देते हैं कि उसको हटाना है, पदमुक्ति करनी है, इसके तहत महाभियोग में किसी भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनके न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। अभी तक किसी को इस तरह से नहीं हटाया गया है लेकिन प्रयास किया गया था। इसके अलावा आप याद रखिएगा आप पढ़े हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सभापति, इसके अलावा अभी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के भी हैं। तो इसमें से सभी में आपको प्रथम और वर्तमान में याद रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम लोकसभा के सभापति, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एवं मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा वर्तमान में कौन है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्रम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा, आपको मैं लक्ष्मीकांत का पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ लोकसभा का। इन सभी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी याद रखिएगा कि वर्तमान में कौन है, आपसे पूछा गया था लाइव चैट में। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना था। तो इस तरह से आज की कक्षा हुई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। इसका अध्ययन कर लिए तुलनात्मक रूप से। आइए कल से बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विधानमंडल की ओर प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 12 बजे। इकोनॉमिक्स का आज पहला क्लास रहेगा। ठीक है, तो सभी तैयार रहिएगा। जाइए 2 घंटे में आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। मिलते हैं फिर 12 बजे। और कल संडे है, कल मैराथन टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए भी तैयार रहिएगा। यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं इसी समय कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।